नमस्कार मित्रों, आज की इस क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे कक्षा 9 के महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में, जिसमें राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में विवरण किया गया है। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जो जानकारी दी गई थी पिछली क्लास में, 1857 की क्रांति, कक्षा 9 की पुस्तक, उसका दूसरा चैप्टर राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर यहाँ से सवाल परीक्षा में आता ही आता है, जिस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पर पहला दूसरा प्रश्न है, वहाँ कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। तो जहाँ से परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल बनने की संभावना है, मैं सीधे आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। और ये वो पहला प्रश्न है जहाँ से आपको शुरुआत करनी है इस पुस्तक में। यहाँ है डूंगजी और जवाहर जी, जिनका संबंध सीकर से है। और आपस में क्या संबंध था दोनों का, तो काका भतीजा थे डूंगजी और जवाहर जी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को छकाने वाले थे दोनों, डूंगजी और जवाहर जी। काका और भतीजा का दोनों में संबंध था। प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंगजी जो हैं वो शेखावाटी ब्रिगेड में एक रिसालेदार के पद पर थे डूंगजी, और बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे, और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने की जो है वो शुरुआत उन्होंने की। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को लूटा। डूंगजी के साले भैरों सिंह उनके साले का नाम था, डूंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें आगरा की दुर्ग में बंदी रखा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों। अंग्रेज़ों ने जो है वो भैरू जी जो है उनके साले थे, उनके कहने पर उनको गिरफ्तार कर लिया और किस दुर्ग में उनको रखा, तो आगरा जो दुर्ग है उस आगरा दुर्ग में उनको क्या किया गया, बंदी बनाकर रखा गया था। डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा कि क्या करते हो, हाथों में चूड़ियां पहन लो, तुम लोग कुछ कर तो सकते नहीं हो। पकड़वा दिया डूंगजी को, अब छुड़वाने की कौन सोचे, तो तुम लोग आगे होते नहीं हो, इस प्रकार के ताने दिए। तो उसके बाद जो है वो जवाहर जी ने कहा कि हम ही छुटाएंगे। उसमें लोटिया जाट और कर्णिया मीना जो है, इनकी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को वहाँ से क्या किया गया, छुटवाया गया था। इसमें देखिए, बीकानेर के पास गढ़सीसर जगह जहाँ पर है, गढ़सीसर तालाब का नाम आपने सुना होगा। अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी और जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेरखट्टा स्थान पर पहुंच गए और महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक वहां पर रखा। डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को वापस सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का क्या हो गया मेरे मित्रों, निधन हो गया। तो प्रसिद्ध सवाल बहुत बार परीक्षा में आया है। डूंगजी और जवाहर जी जो हैं वो शेखावाटी क्षेत्र से हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को खूब इन्होंने छकाया था, और जो है वो आगरा के दुर्ग में डूंगजी को कैद रखा गया था। और इनको छुड़ाने के लिए जो है वो इन व्यक्तियों का स्थान महत्वपूर्ण है, जिनमें आप लोगों को बताया लोटिया जाट और कर्णिया मीना जो है इनका, प्लस इनके साथ साथ जवाहर जी जो है इनकी मुख्य भूमिका है। इसके बाद हम बात करें लोठू जी निठारवाल सीकर से ही संबंधित हैं। इनका जन्म जाट परिवार में हुआ, 1804 में रिंगस में हुआ। ये भी जो डूंगजी और जवाहर जी थे उन्हीं से संबंधित है, और उसी केस में इन्होंने भी छुड़वाने में महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बाठोड जगह जो है वो है वहाँ पर चले गए। इनका संपर्क वहीं डूंगजी और जवाहर जी से, बाठोड जो जगह है वहीं पर किससे संपर्क हुआ, डूंगजी और जवाहर जी से इनका संपर्क होता है। फिर देखिए किस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होते हैं। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद किया, तो लोठू ने भालू नाई, सांखू लुहार और करना मीना आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई, और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे। अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोठू जी डूंगजी जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे, और 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, डूंगजी को छुड़वाने के लिए जो है वो लोठू जो है इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके साथ साथ बालू नाई है, सांकू लुहार है, इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्य में अदा की थी। इसके बाद अगले हैं अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया का सम्मान राजस्थान में नाम जो वो पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 था, उसमें राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता में फांसी की सजा सुनाई गई। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में आ चुका है। राजस्थान के निवासी अमरचंद बाठिया जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे, यानी व्यापार क्या, वहाँ पर एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करते थे, और उनकी पूरी जो
जो उनके खजाने की चाबियां थी, या पूरा खजाना जो उन्हीं के पास रहता था ग्वालियर राजघराने का, तो उन्होंने पूरी धन संपत्ति जो है वो तात्या टोपे को लौटा दी और इससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। इसी वजह से तात्या टोपे की सहायता करने की वजह से अंग्रेजों ने अमरचंद बाठिया को क्या कर दिया था, बाद में फांसी की सजा सुनाई थी। अमरचंद बाठिया का संबंध बीकानेर से है, तो अमरचंद बाठिया प्रथम शहीद माने जाते हैं और राजस्थान के मंगल पांडे के नाम से भी इनका नाम मशहूर है, तो आप लोग ये बात भी ध्यान रखें। अब एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है विजय सिंह पथिक, बिजोरिया किसान आंदोलन से संबंधित, मूल नाम भूप सिंह, जो कि परीक्षाओं में हजारों बार आया है आज तक। 1882 में ग्राम गुडावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में इनकी कर्म भूमि राजस्थान रही। जन्म इनका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गुडावली गांव में 1882 में हुआ। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऊपरी ऊपरी पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है। वीर भारत सभा अलग है, वीर भारत समाज अलग है। तो विजय सिंह पथिक से संबंधित जो है वो सभा है। राजस्थान सेवा संघ इसके अलावा संस्थापक रहे। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक और चोटी के क्रांतिकारी थे। इनका गहरा संबंध बिजोरिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में जन जागृति का कार्य फैलाने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक थे, जिनकी इमेज आप सब लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं, किस प्रकार बड़ी हुई दाढ़ियां और पगड़ी पहने हुए विजय सिंह पथिक, मूल नाम भूप सिंह था। इसके बाद है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान में जयपुर से संबंधित थे। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जनजागृति की अलग जगाई। सेठी ने जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की। इसके तत्वावधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय जो है चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन सभी की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर है क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र जो थे वर्धमान पाठशाला मानी जाती है, जयपुर में आज भी स्थित है ये। वहाँ पर तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, लेकिन राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा रे, ये बताइए माधो सिंह जी, अंग्रेजों को बाहर निकालना मेरा मूल काम है। ये थे अर्जुन लाल सेठी, आपके सामने हैं। सेठी ने, आपको पता होगा, चोमू जो है वो जिलाधीश के रूप में भी काम किया था कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में नौकरी छोड़ दी। सेठी ने देश के भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े हुए थे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई से संबंधित भी थे, क्योंकि जिन क्रांतिकारियों की इन कांड में महत्वपूर्ण भूमिका थी वो सब तैयार किसके द्वारा किए गए थे? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा तैयार किए गए थे। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये सब जो है रचनाएं अर्जुन लाल सेठी की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे मित्रों। इसके बाद बात करते हैं प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ के बारे में। केसरी सिंह बारठ शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित रहे हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि व क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ और सन 1903 में वायसराय करजन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए 13 सोठे लिखे थे चेतावनीरा चुंगटिया के नाम से। उसके बावजूद भी फतेह सिंह दिल्ली में होते हुए दिल्ली दरबार में नहीं गए जब ये सोठे उन्होंने पढ़े। इनकी जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध स्पष्ट भावना जो है वो इसमें अभिव्यक्त की गई थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी का खास योगदान माना गया था। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों के क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा है यहाँ पर की स्थापना की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया। स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारठ ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह व जमाता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भेजा था। अपने पुत्र और अपने भाइयों को भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल करवा दिया था। ऐसे थे दिखने में क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ। आप लोग देख सकते हैं केसरी सिंह बारठ की इमेज भी यहाँ पर।
देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ जो है 1941 को अंतिम सांस ली। और ध्यान रखना, अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके इन्हें कौन सी जेल में रखा था, तो केसरी हजारी, याद कर लो, केसरी हजारी। यहाँ मैं लिख देता हूँ केसरी हजारी। केसरी क्या है भैया, हजारी है, केसरी हजारी, हजारीबाग जेल में। ये पिछले परीक्षाओं में आ चुका है, केसरी हजारी, हजारीबाग जो जेल है, इस जेल में किसको रखा गया, तो क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ को रखा गया। उसमें बहुत महत्वपूर्ण शानदार सवाल आया, मैंने परीक्षा में देखा अभी पिछले दिनों एक है, तो उसमें क्या सुमेलित करना आया था, तो उसमें केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल दे रखा था, लेकिन उसमें एक ऑप्शन आपका जोरावर सिंह बारठ दे रखा था। लेकिन ध्यान रखना मेरे मित्रों, जोरावर सिंह बारठ जो है उनको कभी भी अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रताप जो थे, प्रताप सिंह बारठ, उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जोरावर सिंह बारठ जो है वो कभी भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। अब देखिए कुंवर प्रताप सिंह बारठ के बारे में बात करते हैं, ये भी शाहपुरा से संबंधित है। 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली। इनके पिता केसरी सिंह बारठ व चाचा जोरावर सिंह बारठ क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारठ को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर 5 वर्ष का सश्रम कारावास उन्हें दिया गया। इनको बरेली जेल में रखा गया। बरेली केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो यहाँ पर बरेली जेल में किसको रखा गया था, तो प्रताप का संबंध बरेली जेल से। मेरे मित्रों ये ध्यान रखना, प्रताप कौन से जेल में रहे, प्रताप रहे थे बरेली जेल में, और केसरी हजारीबाग जेल में। तो बरेली जेल में प्रताप से संबंधित है बरेली जेल, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगला ये देखिएगा आपके सामने प्रताप सिंह जी बारठ जो हैं, इनकी फोटो भी आपको इमेज, ये फोटो जो दिखाई गई है वो वर्तमान में जो त्रिमूर्ति संग्रहालय वहाँ पर बनाया गया मेरे मित्रों, कहाँ पर, शाहपुरा में, उसमें जो प्रतिमा लगी है उसकी फोटो आपके सामने यहाँ पर है, वो रखी गई है। इसके बाद में देखिएगा और क्या बातें हैं। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्वींसलैंड उस समय थे, क्वीलैंड थे, उन्होंने प्रताप को बहुत घोर यातनाएं वहाँ पर दी थी बरेली जेल में, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में ही क्वीलैंड ने प्रताप से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रुलाने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। यानी मैं सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता, एक माँ अगर रोती है तो रोने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अन्य को नहीं रुला सकता। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप शहीद हो गए। हार कर क्वीनलैंड का यह कहना पड़ा लास्ट में कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक जो है वो मैंने कभी नहीं देखा। ये बात किसके बारे में कही थी, यह भी कथन आता है क्वीनलैंड के द्वारा कही गई थी, और किसके बारे में, प्रताप सिंह बारठ के बारे में ये कही गई थी। इसके बाद बात करते हैं बाल मुकुंद बिसा, जोधपुर, जिसे राजस्थान का जतीन दास जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्रांतिकारी नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतीन दास बाल मुकुंद बिसा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीपलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिसा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिसा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिसा बहुत कमजोर हो गए, उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका निधन हो गया। बिसा के निधन के समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया। देखते देखते अस्पताल व सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसे जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर जो है इनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। तो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है, बाल मुकुंद बिसा का संबंध जोधपुर से है। जन्म इनका डीडवाना पीपलवा गांव में हुआ, एक साधारण परिवार में, और राजस्थान के जतीन दास के नाम से मशहूर है बाल मुकुंद बिसा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सागरमल गोपा, जैसलमेर जेल में जो है वो इनका अंतिम निधन हो गया था। तो जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार व विशेष जोर दिया।
गोपा ने आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज, ये 3 पुस्तकें लिखी जो राजस्थान की हर भर्ती परीक्षाओं में घूम फिर कर आती है। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज, ये पुस्तकें इन्होंने लिखी, जिसमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची इसमें दी गई, उनकी कटु आलोचना की गई। इनके लिए उनको राज का कोप का भंजन भी क्या करना पड़ा, बनना पड़ा। ये आपके सामने है सागरमल गोपा, किस प्रकार मासूम सा चेहरा है लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के क्रांतिकारियों में अपना महत्वपूर्ण नाम अदा करते थे। इसके बाद है इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही क्या कर दिया, जला दिया। तो जैसलमेर की जेल में जीवित जला दिया गया जेल वार्डन के द्वारा। तो यह खबर किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखना, सागरमल गोपा से संबंधित है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, जैसलमेर का गुंडाराज, ये पुस्तकें जरूर ध्यान रखना। इसके बाद राजस्थान में महत्वपूर्ण घटना हुई नानाबाई खांट रास्तापाल की घटना। कालीबाई का नाम आपने सुना होगा, उनकी भी चर्चा होगी। कालीबाई के गुरु का नाम था नानाबाई खांट, जो कि रास्तापाल की घटना डूंगरपुर से संबंधित है। इस पर भी परीक्षाओं में अक्सर सवाल आते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देश प्राप्त था। रास्तापाल के नानाबाई खांट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार के रियासत को दी तो पुलिस सुप्रीडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दलबल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंचे। नानाबाई खांट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नानाबाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों से, कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नानाबाई खांट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहार और आघातों से वे इतने घायल हो गई कि चिर निंद्रा में ही वो क्या कर गए, समा गए। तो ऐसे थे रास्तापाल की घटना से जुड़े हुए नानाबाई खांट, जिनकी प्रसिद्ध कहानी कालीबाई के संदर्भ में आपने सुना होगा। उस समय वहाँ पर जो भील लोग, जो आदिवासी थे, उन्होंने भी अपना जो है वो पूरा जोर शोर लगाया था और इन अंग्रेज अधिकारियों को वहाँ से क्या करना पड़ा था, बाद में भागना भी पड़ा था। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू से संबंधित हैं। सरदार इनकी उपाधि है, हरलाल सिंह नाम है, जिला झुंझुनू है, हनुमानपुरा गांव। 1901 में इनका जन्म हुआ। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह, एक एक पंक्ति इंपॉर्टेंट पढ़ना। मैंने ऐसी सेकंड ग्रेड है, पीटीआई है, थर्ड ग्रेड है, ऐसे ऐसे सवाल देखे हैं जहां पर जो है वो व्यक्ति के संदर्भ में एक एक लाइन दी जाती है और आपसे सत्य सत्य पूछा जाता है। तो अगर आपने सब कुछ नहीं पढ़ा है और ऊपर ऊपर से पढ़ा है ना मेरे मित्रों, जैसा कि आजकल के इस कोचिंग के दौर में लोगों को करवाया जा रहा है, वैसा आपके लिए नहीं है। आप लाइन टू लाइन चीज़ों को किताबों से पढ़ने की कोशिश करिए ताकि आप परीक्षा में सफल हो पाएँ। झुंझुनू जिले में हनुमानपुरा गांव में जन्म हुआ। रियासती व जागीरदारी जुल्मों का डटकर इन्होंने विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की इन्होंने स्थापना कर इसे राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र में उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया और कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि से क्या किया गया, दी गई। सहयोगियों के द्वारा ही उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। अब है कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीमका थाना से संबंधित। नीमका थाना सीकर जिले में आता है। इनका जन्म 1905 में नीमका थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में हुई। उसके उपरांत सांभर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी जी शामिल हो गए। इसके बाद और कौन कौन सी बातें इनके संदर्भ में है जरा देखिए मित्रों, यहाँ पर है आपके सामने कि शामिल हो गए और 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी अहम पहचान बनाई। अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। इसके बाद जानकी देवी बजाज सीकर, सेठ गिरधारी लाल जादोदिया के यहाँ पर 1893 में मध्य प्रदेश के जावर में इनका जन्म हुआ। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी का विवाह हुआ। ससुराल वर्धा में इनको कुछ समय रहना पड़ा, लेकिन सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। बजाज के देहांत के बाद गौ सेवा संघ के अध्यक्ष बनी। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। तो 1944 में जयपुर में प्रजामंडल जो हुआ, जयपुर प्रजामंडल के
अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जानकी देवी बजाज, जो कि जमनालाल बजाज की पत्नी थी। अंजना देवी चौधरी सीकर जिले से संबंधित है। रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी। 1897 में सीकर जिले के श्री माधोपुर के एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ इनका जन्म। ध्यान रखना मेरे मित्रों, सवाल पूछा जा सकता है, अंजना देवी चौधरी का जन्म किस परिवार में हुआ? तो यहाँ इस तरीके के सवाल कई परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको सचेत कर रहा हूँ। अग्रवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। 1911 में रामनारायण चौधरी से विवाह हुआ। अपने पति की इच्छानुसार 20 वर्ष की आयु में प्रदा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों की राष्ट्रीयता और समाज सुधार की भावनाओं को बढ़ावा दिया। उनके साथ सत्याग्रह कर कार्य किया, चाहे दलितोत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य। इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। यानी पूरी रियासत में जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है, अंजना देवी चौधरी, जो कि रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। अग्रवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। श्री माधोपुर, जो कि सीकर जिले में स्थित है, वहाँ से इनका संबंध है। इसके बाद है रत्ना शास्त्री, जयपुर से संबंधित है और मूल रूप से 15 अक्टूबर 1912 को खाजरोद मध्य प्रदेश के में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर इनका जन्म हुआ। विवाह इनका हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान व जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली विद्यापीठ, जो इनको आज हम जानते हैं, वहाँ पर लड़कियों की शिक्षा के लिए उसकी जीवन कुटीर नामक कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने वहाँ से की। रत्ना शास्त्री ने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल में सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। आरएएस की परीक्षा में सवाल आ चुका है मेरे मित्रों। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जयपुर राज्य प्रजामंडल का सत्याग्रह जो आंदोलन था उनमें इन्होंने भाग लिया। रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी। जीवन कुटीर नाम से इन्होंने शुरुआत की और आज जो है वो निवाई टोंक में, आप लोग जानते होंगे, वनस्थली विद्यापीठ के नाम से एक बड़ा इंस्टीट्यूट चलता है, उसकी शुरुआत इसी एकमात्र विचार से हुई थी। रमा देवी जयपुर से संबंधित है। जयपुर में वेद गंगा सहाय के घर में इनका जन्म हुआ। 7 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया। 11 वर्ष की छोटी सी आयु में विधवा हो गई। बाद में गांधी जी के विचार रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह किया। विवाह के बाद उन्होंने खादी पहनना आरंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ दी। के साथ ही राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादू जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई। वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ से आती रहेंगी। उन्हें वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 व 1932 में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और जेल भी गई। तो रमा देवी के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, इनका संबंध कहाँ से रहा है? जयपुर से। चलिए इसके बाद बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण और। अब सबसे पहले आपके सामने है कालीबाई। कालीबाई पर अक्सर परीक्षाओं में सवाल आता है। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल के निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। ये देखिए, कालीबाई के साथ में नीना, ऐसे कई नाम की लड़कियां और थी, लेकिन उनका नाम जो है वो ज़्यादा जगह आप लोगों को मिलता नहीं है। विस्तृत रूप से जब पढ़ते हैं तो उनके नाम आते हैं, और भी लड़कियां इनके साथ थी, लेकिन मुख्यतः कालीबाई का नाम ही आता है। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रीडेंट व मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाबाई खांट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाबाई खांट की पिटाई कर अध्यापक सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। और जब ऐसा किया तो खेतों में काम कर रही कालीबाई जो है, उन्होंने आवाज़ सुनी और दौड़ कर चली आई, और सभी भील लोग जो हैं वो यहाँ पर वापस जो हैं वो आ गए। 13 वर्षीय भील कालीबाई ने अपने खेत में घास काट कर लौट रही। जब उसने अपने गुरु सेंगाभाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी। चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो? ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाही की चेतावनी की परवाह किए बिना दरांती से सेंगाभाई के कमर पर बंधे रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस ने गोलियों से कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1947 को इनको गोली लगी, मगर बाद में उपचार के लिए इन्हें भर्ती कराया गया और 20 जून 1947 को इन्होंने दम तोड़ दिया। रास्तापाल की इसी स्मृति में डूंगरपुर में गेव सागर झील जो है वो मेरे मित्रों, उसके किनारे पर आज भी कालीबाई जो है इनकी याद में एक पनोरमा भी स्थापित की गई है। वसुंधरा राजे सरकार थी तो वसुंधरा राजे ने इस पनोरमा का जो है वो उद्घाटन किया था और आज भी यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। किस झील के किनारे? गेव सागर झील के किनारे, जो कि डूंगरपुर में है। अब बात करते हैं सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी के बारे में। और
जब हरलाल सिंह जो हैं वो शेखावाटी क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े तो किशोरी देवी कहाँ पीछे रहने वाली थी। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया और इस कटरातल के सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने क्या किया था मेरे मित्रों, भाग लिया था। तो किशोरी देवी जो है वो किससे संबंधित है, तो शेखावाटी किसान आंदोलन से कटरातल का जो किसान आंदोलन है उससे ज़्यादा संबंधित है। और हरलाल सिंह जो है, सरदार हरलाल सिंह, उनकी क्या है, पत्नी है। तो ये मेरे मित्रों राजस्थान के कुछ क्रांतिकारियों के बारे में ये महत्वपूर्ण चैप्टर था। कुछ अच्छे सवाल इसमें हैं, हालांकि कुछ चीज़ें अभी भी छूटी हुई है इन व्यक्तित्वों के बारे में, जो समय समय पर मैं आप लोगों के सामने अब लेकर आऊँगा। तो रोजाना हो सकता है मैं कोशिश करूँ कि एक व्यक्तित्व आपको रोजाना पढ़ाया जाए, आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यक्तित्व पर पूछे जाने वाले सवाल को भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।